मेरे साथ मौजूद हैं इंदौर की निगम आयुक्त श्रीमती प्रतिभा पाल। प्रतिभा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू अरिज जी। सबसे पहला सवाल आपसे, पूरे देश में फिर चर्चा का विषय है, क्या नंबर 1 फिर से इंदौर आएगा? स्वच्छता सर्वेक्षण को लेके क्या तैयारियां हैं आपकी? इंदौर नगर निगम जो लगातार और हर बार 4 बार से नंबर बना रहा है, इस बार की जो तैयारियां हैं वो इस बार के सर्वेक्षण और जो भी प्रोटोकॉल्स हैं उनके अनुसार नगर निगम कर रहा है। जो हर बार की दावेदारी है वो हम लोग हर बार के सर्वेक्षण के प्रतिमानों के अनुसार तैयारी करते हैं। और इस बार की जो तैयारियां हैं वो बेसिकली दो कॉन्सेप्ट पर आधारित हैं। और जिस शहर के लोग इतने अच्छे हों, इंदौरियों ने अपनी जागरूकता हर बार प्रूव करी है, तो उस शहर को नंबर 1 बनाने से कोई रोक नहीं सकता। और हर बार लोग हम लोगों से यही पूछते हैं कि कोई ऐसा शहर कैसे हो सकता है जो लगातार 4 बार नंबर बना रहा है। तो इसका इसका जो सीधा सा श्रेय जाता है वो यहाँ के जागरूक लोगों को ही जाता है, क्योंकि स्वच्छता विषय ऐसा है जहाँ जन सहभागिता जुड़ी हुई है। हम लोग की जो इस बार की तैयारियां हैं वो मुख्य रूप से स्टार रेटिंग पर हैं, वाटर प्लस पर हैं। वाटर प्लस की जो तैयारियां हैं वो इस विषय को हाईलाइट करती हैं कि हमारे यहाँ जितनी भी जलराशियां हैं, जितने भी नदी हैं, नाले हैं, तालाब हैं, वो बिल्कुल पूरी तरीके से सीवरेज फ्री रहें, यानी उसमें कोई भी किसी तरीके का कोई भी ग्रे और ब्लैक वाटर ना जाए। और जो सेकंड पॉइंट है इम्पोर्टेंट, कि स्टार रेटिंग की अगर हम लोग बात करें तो अभी तक का जो हमारा स्टार रेटिंग रहा है, जो मैक्सिमम स्टार रेटिंग रहा है किसी भी सिटी का ऑल अक्रॉस द कंट्री, वो 5 स्टार रहा है। तो इस जी। बार की जो हमारी तैयारी है वो 7 स्टार और वाटर प्लस की है। 7 स्टार और वाटर प्लस की तैयारियां इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं क्योंकि स्वच्छता के सर्वेक्षण में जो पूरे टोटल मार्क्स हैं जिस पर रैंकिंग तैयार होती है वो लगभग 6,000 के होते हैं। और उसमें से 1800 जो नंबर हैं वो सीधे सीधे 7 स्टार रेटिंग से और वाटर प्लस से जुड़े हुए हैं। तो अगर हम लोग इन दो पैरामीटर्स पे खरे उतरते हैं तो ऐसा कोई कारण नहीं बचेगा कि इंदौर फिर से नंबर 1 ना आए। तो इसी के लिए इंदौर नगर निगम लगातार तैयारियां कर रहा है। बाकी जो प्रतिमान है, चाहे वो सफाई के हों, कचरा कलेक्शन के हैं, प्रोसेसिंग के हैं, प्रोसेसिंग में बेहतर जो यूनिट्स हम लोग प्लान कर रहे हैं, जिनमें से कुछ हमारी मार्च तक बनके तैयार होंगी फर्स्ट फेज की, जिसमें बायोमिथिनेशन प्लांट होगा जो लगभग 250 टन पर डे वेट वेस्ट को प्रोसेस करेगा। साथ ही हमारा स्लजाइजेशन का प्लांट है जो मार्च तक बन के तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से जो नई तकनीकियां हैं उनके अपग्रेडेशन से, इंदौरियों की जागरूकता से, और जो चीजें हम पिछले सालों में कर चुके हैं उनकी सस्टेनेबिलिटी से, वाटर प्लस और स्टार रेटिंग से, ये 5-6 चीजें ऐसी चीजें हैं जिनके साथ हम लोग फिर अपनी दावेदारी उसी मजबूती से प्रस्तुत करेंगे जैसे हर बार सर्वेक्षण में प्रस्तुत करते आए हैं। मुझे तो लगा कि प्रतिभा जी घबरा गई होंगी कि पिछली बार इतने अधिकारी आए, इतने बड़े बड़े अधिकारी आए, वो नंबर 1 का तमगा इंदौर को दिलाने में कामयाब रहे। शायद इस बार प्रतिभा हार न जाए। आपने जिस कॉन्फिडेंस से कहा कि इस बार इंदौर वापस नंबर 1 आएगा, ये आपका ओवर कॉन्फिडेंस है कि आप इंदौर की जनता को मोटिवेट करना चाहती है कि वापस से नंबर 1 आए हम? जो शहर एक बार, अगर कोई शहर नंबर 1 आता है तो दूसरी बार के लिए ये सब चीजें सही हो सकती हैं। लेकिन जो शहर 4 बार अपनी दावेदारी ऐसी प्रस्तुत की है जहां कोई और दावेदार नजर नहीं आता, तो ऐसे शहर पर दांव लगाने से पहले मुझे नहीं लगता किसी को भी सोचना चाहिए। और जिस तरीके की टीम है, जिस तरीके की तैयारियां हैं, और एज म्युनिसिपल कमिश्नर मैं 2 सर्वेक्षण इससे पहले भी करा चुकी हूँ, ये अलग बात है कि शहर दूसरे रहे होंगे। तो जिस तरीके की तैयारियां, जो यूएसपी इंदौर के पास में है, वो यूएसपी आज भी देश के किसी शहर के पास में नहीं है। और वो हमारा जो गोल्डन रूल है कि हमारे यहाँ जितने भी लोग हैं ऑन सोर्स कचरे को अलग अलग करके देते हैं। पहले हम सूखा और गीला कचरा अलग करते थे, अब हम सूखा गीला कचरा अलग करते हैं, साथ में सैनिटरी वेस्ट अलग करते हैं, डोमेस्टिक हैजार्डस वेस्ट अलग करते हैं, और अब तो ई वेस्ट भी अलग करने लगे। तो पीपीएल चल रहा है, प्लास्टिक वेस्ट अलग कर रहे हैं। तो इस तरीके की कमिटमेंट अगर हम लोग 5.5 लाख घरों से कराते हैं तो इसमें फिर कुछ बचता नहीं है कि कोई भी शहर ऐसा हो जो हम लोग को बीट कर सके। तैयारियां सिर्फ ऐसी हैं कि इस बार हम लोग मैक्सिमम मार्क्स के साथ में जो नंबर 1 और नंबर 2 के बीच का गैप है उसको हम लोग कितना ज्यादा बढ़ाएंगे, डिपेंड सिर्फ इस बात पे करेगा। प्रतिभा जी, इंदौर में एक सपना और दिखाया गया नगर निगम द्वारा, कान नदी और सरस्वती नदी का शुद्धिकरण। ये काफ़ी पहले प्रोजेक्ट पूरा हो जाना था, पर आज भी प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ। तो इंदौर की जनता जानना चाहती है कि जो शुद्धिकरण की बात नगर निगम ने करी थी कि कान नदी और सरस्वती नदी का शुद्धिकरण होगा, तो कब तक हो पाएगा कि वो सिर्फ सपना बन के रह जाएगा? क्योंकि लंबे अरसे से मैं खुद भी देख रहा हूँ,
हर बार अधिकारी आते हैं, पॉलिटिकल मेयर आ जाती हैं, उसके बाद यही सपना दिखाती है कि हम इसको शुद्ध कर देंगे, पर लाखों करोड़ों रुपए खर्चा हो जाते हैं पर शुद्ध नहीं हो पाता। देखिए अगर मैं पूरे देश की बात करूं तो साबरमती के बाद कोई भी ऐसा शहर, कोई ऐसी रिवर नहीं है जिसको किसी ने क्लेम किया हो कि हमने रिवर रिजुविनेशन कर लिया। और कोई ग्रेड 1 के शहर हैं जहां इंडस्ट्रियल एरियाज भी हैं, कमर्शियल एरियाज भी हैं, जहाँ की पॉपुलेशन 30 लाख है, और उस शहर के बीच से अगर दो नदियां बहती हैं, उसमें अगर हम लोग ये तैयारी करें कि हम लोग पूरे शहर के बीच से बहने वाली नदी को साफ कर लेंगे, पहले तो ये क्लेम ही बहुत बड़ा है। और जिस समय ये विजन देखा गया, शहर ने इस विजन को देखा, तो हेड्स ऑफ टू इंदौर की उन्होंने ये तैयारियां करनी शुरू करी। इस बार की जो हम लोगों की तैयारियां हैं वो क्योंकि ये काम काफी लंबे समय से चल रहा है, और इसमें पॉजिटिव पॉइंट्स ये हैं कि हमारे यहाँ जितने भी इंटरनल सीवेज नेटवर्क थे वो लगभग पूरे शहर में कई जगह पड़े हुए हैं। जैसे हम लोगों ने लास्ट मंथ जो सर्वे कराया, एट लास्ट हमारे पास सिर्फ 5,500 घर निकल के ऐसे आए जिनका कोई सीवेज कनेक्शन नहीं था, जिन्होंने सीधे नाले में घरों से सीधे नाले में अपने सीवेज छोड़ा हुआ था। जी। तो उन 5,500 घरों में से आज की डेट में हमारे पास 3600 घर ऐसे हैं जिन्होंने अपना नेटवर्क से अपने कनेक्शन कर लिए हैं, पीछे नाले में छोड़ना बंद कर दिए हैं। इसके बाद बचता है नगर निगम का काम कि हमारी कितनी प्राइमरी लाइन्स ऐसी हैं या कितनी सेकेंडरी लाइन्स ऐसी हैं जो हमें ले करनी थी। हमारा जो ले करने का काम था वो भी हम लोगों ने 70% तक कर लिया है। तो मिड दिसंबर तक का हम लोग प्लान कर रहे हैं कि हमारे सभी जो मेजर आउटफॉल्स हैं वो ट्रैप हो जाएंगे, और सीवर सीधे नदी या नालों से न चैनलाइज होकर सीधे सीधे हमारी जो सेकेंडरी लाइन और फिर उसके बाद प्राइमरी लाइन से चैनलाइज होकर हमारे एसटीपी में आएगा, और एसटीपी से ट्रीटेड वाटर रिवर्स में आएगा। तो काम चूंकि बड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कई बारी प्रयास भी किए गए, लेकिन उन प्रयासों के मैं ये नहीं कहती कि ये सिर्फ अभी का प्रयास है, उन प्रयासों के सबके जो समन्वित परिणाम है उसी का कारण है कि हम लोग अब इस वर्ष पे हैं कि दिसंबर लास्ट तक हम लोग ये व्यवस्था कर पाएंगे कि कहीं भी ग्रे और ब्लैक वाटर हमारी नदी में आकर के सीधे नहीं मिलेगा, सब कुछ एसटीपी के थ्रू ट्रीटेड वाटर ही नदियों में प्रवाहित होगा। अगर हम लोग देखें तो सरस्वती नदी का बात करें, सरस्वती नदी में पीछे की तरफ से हम देखें तो बद्री बाग और विजय पैलेस के आसपास पानी इतना साफ दिखने लगा है कि नीचे पानी में ग्रेवल्स और सैंड भी दिखने लगा है। तो इस तरीके की चीजें व्यवस्थित हुई हैं। हालांकि नदी सफाई में चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं। जब हम लोग बहुत सारे नाला ट्रैप करते हैं या लाइन ट्रैप करते हैं तो प्राइमरी लाइंस का चलना, प्राइमरी लाइंस का ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, ये सभी चीजें भी मेजर चैलेंजेस हैं। लेकिन जिस तरीके की तैयारियां और जिस तरीके के परिणाम हम लोगों को लास्ट 2 महीने में मिले हैं, उसे देखते हुए निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि दिसंबर लास्ट तक हम लोग जो इंदौर ने एक बड़ा सपना देखा है, वो इंदौर अपने उस जो अभी कई सारे घर ऐसे होंगे जो कान के किनारे हैं और उन्हें लगता है कि वो नाले के किनारे बसे हुए हैं, बदबू आती है और इस तरीके की समस्याएं हैं, तो वो रिवर व्यू में कन्वर्ट हो पाएंगे। स्मार्ट सिटी के अंतर्गत कई प्रोजेक्ट आज भी रुके हुए हैं, जैसे कि राजवाड़ा है, इंदौर की शान छतरियां हैं, गोपाल मंदिर है, विश्राम बाग प्रमुख हैं। ये कब तक पूरे हो पाएंगे? स्मार्ट सिटी के जो प्रोजेक्ट हैं उसमें जो मेजर हम लोगों के प्रोजेक्ट अभी चल रहे हैं, 2 तरीके के प्रोजेक्ट हैं। एक तो हेरिटेज कंजर्वेशन का प्रोजेक्ट है जिसमें राजवाड़ा का काम, गोपाल मंदिर का काम और गांधी हॉल का काम है। इसी तरीके से दूसरा जो मेजर काम है वो रोड्स का काम है, जो स्मार्ट रोड्स बनने हैं, जो कुछ जगह काम शुरू हो गया था लेकिन इनक्रॉचमेंट रिमूवल की वजह से रुका हुआ है। तो जो पहले टाइप का काम है उसमें गोपाल मंदिर का काम चल रहा है, गांधी हॉल का काम कंप्लीशन पे है, इंटरनल वर्क कंप्लीट हो गया है, सिर्फ बाहर लैंडस्केपिंग का काम चल रहा है, वो बाय दिसंबर एंड खत्म हो जाएगा। जो राजवाड़ा का काम है वो हम सभी लोगों की चिंता का विषय था, क्योंकि राजवाड़ा ऐसा स्ट्रक्चर है जो इंदौर की शान है और उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता, क्योंकि हेरिटेज कंजर्वेशन के अपने रूल्स होते हैं, अपने तरीके होते हैं। इसीलिए हमारे जो लास्ट वीक में एक एक्सपर्ट की टीम ने भी विजिट किया था जो चेन्नई से आए थे, उन्होंने अपने फीडबैक सजेशंस दे दिए हैं जिसे हम लोग अपने ड्राइंग में इनकॉर्पोरेट करके राजवाड़ा का काम भी अगले सप्ताह शुरू हो जाएगा, जो कि 4-4.5 महीने का काम है, खत्म होगा ये मार्च होते होते। तो मार्च एंड तक ये हेरिटेज कंजर्वेशन के सभी प्रोजेक्ट्स हमारे खत्म हो जाएंगे। जो नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रोजेक्ट हैं वो स्मार्ट रोड के प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें मच्छी बाजार रोड का कंप्लीशन है, एमजी रोड को शुरू करना और उसे कंप्लीट करना है, चंद्रभागा पे रिवर फ्रंट हमारा एक रोड बनना है। तो इन सभी के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। चंद्रभागा का जो रिवर फ्रंट रोड है वो हम लोग टेकअप करेंगे, उसमें लगभग 300 से 350 लोगों का रिलोकेशन भी लगेगा जो तोड़ा साइड में और कबूतर खाना साइड में है, उसे हम लोग अगले 10 दिनों में कंप्लीट करेंगे रिलोकेशन को, और उसके बाद वो काम शुरू होगा।
वो काम लगभग 60 दिनों का होगा। तो एक लंबे समय से जवाहर मार्ग और चंद्रभागा ब्रिज को जोड़ने वाला जो प्रोजेक्ट रुका हुआ था, इसको ये भी कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से स्मार्ट सिटी के वर्क जो अभी रेनी सीजन के बाद हम लोगों को टेकअप करने थे, वो सभी अब लाइन अप हो जाएंगे। प्रतिभा जी, जिस तरह जनता को राहत मिलना चाहिए, एक आम आदमी को राहत मिलना चाहिए, उसको राहत नहीं मिल पाती। नगर निगम में कोई भी ऐसा काम नहीं होता है जो बगैर दलाल के काम हो, बगैर पैसे लिए दिए हुए काम हो। उसको लेकर के आप क्या सोचती हैं और क्या मानती हैं? सीधा जनता को नगर निगम के काम जनता के कैसे हो पाएंगे? उसके लिए क्या मास्टर प्लान रहेगा प्रतिभा जी के पास कि वहाँ पे दलालों की एंट्री बंद हो और आम जनता को सीधे उनके नगर निगम में काम हो? कोई भी ऐसा नक्शा नहीं होता है जो बगैर पैसे लिए दिए सही नक्शा पास नहीं हो पाता है। कॉलोनी सेल में भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। तो कई सारे सवाल नगर निगम पे खड़े होते हैं। तो आपने इन सबको लेकर कोई मास्टर प्लान बनाया है? देखिए, नगर निगम के जो काम है या नगर निगम से लोगों के जो काम है, वो हर दिन के काम होते हैं। लोगों के सड़क, पानी, बिजली से लेकर के उनके जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, बिल्डिंग परमिशन, कॉलोनी सेल, इतने इंपॉर्टेंट काम निगम के पास में रहते हैं। ये बिल्कुल सही है कि जब तक हमारी सुविधाएं या हमारी जो भी सर्विस डिलीवरी मैकेनिज्म है वो जितना आसान होता है, उतना ही ये संभावनाएं कम होती हैं कि बाकी फालतू के लोग या ऐसे लोग जो कि मीडिएटर का काम कर रहे हैं, एजेंट बन के काम कर रहे हैं, उनका स्कोप उतना कम होता है। हम अपनी प्रक्रियाओं को जितना जटिल रखते हैं, जितना इनएक्सेसिबल रखते हैं, उतनी ही ये सभी चीजें बढ़ती हैं। तो इसके लिए जो बिल्डिंग परमिशन एक मेजर डिपार्टमेंट है, जिसमें हम लोगों ने लास्ट 2 मंथ से ये सर्जरी करनी शुरू की है। जितने भी पुराने अधिकारी थे जो लंबे समय से एक सेम जगह पे काम कर रहे थे, उनको सभी को परिवर्तित किया गया है। जो ऑटोमेटेड बिल्डिंग परमिशन सिस्टम है, उसको और इनहेंस किया गया, उसको और कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए भी हम लोगों ने लास्ट वीक इनफैक्ट जो आर्किटेक्ट हैं उनकी भी ट्रेनिंग्स कराई हैं। कारण ये रहता है कि कई बार आर्किटेक्ट जो फी मेमो जनरेट होते हैं, तो आर्किटेक्ट ने उसमें अपने ही नंबर दिए हुए हैं एप्लीकेशन में, तो फीस मेमो एक्चुअली जिसका एप्लीकेशन है एप्लीकेंट के पास ना जाके आर्किटेक्ट के पास जाता है, जो कि नगर निगम के नहीं है लेकिन प्राइवेट रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट हैं। तो इस तरीके की जो चीजें थी उनको खत्म करने का हम लोगों ने प्रयास किया है। साथ ही इंदौर और भोपाल चूंकि 2 बड़े महानगर हैं, तो डिपार्टमेंट ने भी बिल्डिंग परमिशन सिस्टम में उनके सर्वर्स को अलग किया है, ताकि जो लंबी लंबी क्यू बन रही हैं उन क्यू को हम लोग खत्म कर सकें, और जो SLA जो टाइम लिमिट तय की गई है बिल्डिंग परमिशन की, उसके टाइम लिमिट के भीतर इन नक्शों को सर्व किया जा सके। तो जितने भी ई गवर्नेंस के प्रोजेक्ट हैं, जितनी भी 2 तरीके से, एक तो ट्रांसपेरेंसी ई गवर्नेंस बढ़ाता है सिस्टम की, साथ ही एक्सेसिबिलिटी लोगों की बढ़ाता है। इंदौर तो कॉमर्शियल सिटी है और सभी जागरूक और पढ़े लिखे लोगों का शहर है। तो जितना भी सिस्टम हम ई सिस्टम पे शिफ्ट करेंगे, चाहे वो ई नगर पालिका हो, चाहे वो ऑटोमेटेड बिल्डिंग परमिशन सिस्टम हो, जितना जितना ये सिस्टम स्ट्रांग होते जाएंगे, उतने जो बीच के लोग हैं, जो अनावश्यक रूप से लोग इन्वॉल्व होते हैं इन सभी चीजों में, उनका इन्वॉल्वमेंट भी इसमें कम होगा। इसी तरीके से जो हम लोगों की कॉलोनी सेल का सिस्टम है, कॉलोनी सेल में भी हम लोगों ने कई सारे परिवर्तन किए हैं। उसमें उसे हालांकि अभी किसी ई गवर्नेंस सिस्टम पे नहीं डाला गया है, लेकिन उसमें भी डिपार्टमेंट ने अपनी इंटरनल जो लिमिट्स हैं, जो टाइम लिमिट्स हैं, उनको सेट किया है, ताकि टाइम लिमिट में जो भी परमिशंस हैं वो इशू की जा सकें। लोगों से भी अपील है कि कई बारी हम लोगों को लगता है कि सिस्टम्स बहुत मुश्किल हैं या फिर कम टाइम में हमें चीजें चाहिए हैं, जो SLA है उसको हम नहीं, उससे भी कम टाइम में हमें सर्विसेज चाहिए। तो इस तरीके की प्रैक्टिसेस भी कई बारी ये माल प्रैक्टिसेस को जन्म देती हैं। इसके अलावा जो लास्ट कुछ दिनों की हम लोग बात करें, तो जिस तरीके की कार्रवाइयां ऐसे मीडिएटर्स पे हुई हैं, उनके जो लिंक्स नगर निगम में या अन्य संस्थाओं में हैं, नगर निगम की संस्थाओं की अगर मैं बात करूं, तो उन पर भी हम लोग कड़ी कार्रवाई करने के लिए तैयारी कर चुके हैं। तो ऐसे कोई भी लोग जो ये दिखावा करते हैं या ये इस बात का दावा करते हैं कि उनके माध्यम से अगर काम होगा तो जल्दी हो जाएगा या बेहतर हो जाएगा, तो उनको भी हम लोग बाहर करने के लिए अपनी तैयारी कर चुके हैं। प्रतिभा जी, इन दिनों आखिरी सवाल मेरा आपसे, इन दिनों गुंडा अभियान चल रहा है, लगातार गुंडों के मकान तोड़े जा रहे हैं। इसका स्थायी नगर निगम कोई रास्ता क्यों नहीं निकालती है कि अभी गुंडों का मकान आप तोड़ देते हैं, फिर थोड़े दिन के बाद मुहिम ठंडी होती है, फिर वही उसी जगह पे गुंडे वापस मकान बना लेते हैं। तो इसका स्थायी रास्ता क्या है कि बार बार गुंडों की सूची आती है, निगम तोड़फोड़ करती है,
थोड़े दिन बाद जैसे ही मुहिम ठंडी पड़ती है वापस वही गुंडे लोग पनप जाते हैं, उन्हीं की ज़मीन होती है, उनकी रजिस्ट्री होती है, वो फिर से मकान बना लेते हैं। अभी का जो अभियान है उसमें बेसिकली ऐसे लोगों को लिया गया है जो लगातार समाज के लिए चुनौती बने हुए हैं या सामाजिक तत्व हैं जो लोगों को, अपने आसपास रहने वाले लोगों को तंग करते हैं, परेशान करते हैं। तो ये पुलिस प्रशासन नगर निगम की संयुक्त कार्रवाई है। ये बिल्कुल सही बात है कि यदि एक बार हम लोगों ने कोई स्ट्रक्चर अवैध है और उसको तोड़ा है तो उसके बाद जो नई प्रक्रिया है, अगर किसी का खुद का टाइटल का घर है तो उसे बिल्डिंग परमिशन लेके ही घर बनाना चाहिए। और इस तरीके के निर्माण यदि बार बार होते हैं तो इसमें नगर निगम के भी जो जिम्मेदार लोग हैं उनकी जवाबदारी तय की जानी चाहिए, जो हम लोग इस अभियान के बाद से करेंगे। अभी की जो तैयारी है वो लगभग 15 से 16 ऐसे लोगों की लिस्ट पुलिस विभाग से हम लोगों को प्राप्त हुई है जो लगातार हीनियस क्राइम्स में लगे हुए हैं या हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं और जो आसपास की जो शांति है उसको भंग करते हैं और साथ ही अवैध कब्जा करते हैं, लीगल इंक्रोचमेंट कर रहे हैं, लीगल निर्माण कर रहे हैं। तो इस सभी पर एक चारों तरफ से जो प्रहार करने की रणनीति होती है उसके तहत ये कार्रवाई की जा रही है। इसमें ऐसे ऐसे हीनियस क्राइम करने वाले लोगों को चिन्हित किया गया है और आगे हम लोग इसमें ये भी इंश्योर करेंगे कि जो भी कार्रवाइयां अभी हो रही हैं वो सस्टेन करें और ये एक ही जगह पर बार बार कार्रवाइयां करने की आवश्यकता ना हो। प्रतिभा जी, जो तोड़फोड़ हो रही है इसका खर्चा कौन देगा? क्या प्रशासन, शासन इसका खर्चा बेयर करेगा कि उन गुंडों से इसकी वसूली की जाएगी? नगर निगम जितने भी रिमूवल के काम करता है उसमें व्यवस्था है कि रिमूवल के लिए हम लोग नोटिस देते हैं, एक रिमूवल का ऑर्डर निकालते हैं और उसमें संबंधित से ये अपेक्षा की जाती है कि आपका अगर निर्माण इलीगल है तो आप इसको खुद हटा करके नगर निगम को सूचित करें। यदि संबंधित इसको नहीं हटाता है तो उससे की जाने वाली जो रिकवरी है, जो भी तोड़फोड़ में आने वाला खर्च है उसकी रिकवरी संबंधित व्यक्ति से ही की जाती है। तो निश्चित रूप से इस तरीके के अभियान में जो भी नगर निगम कार्रवाई कर रहा है तो जितने भी खर्च आएगा उसकी वसूली संबंधित जो जो आनावादी हैं या जो गुंडे हैं उनके उन्हीं से की जाएगी। प्रतिभा जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।